नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके हर राशि एवं हर लग्न वालों के लिए 2026 कैसा होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में हम लोग मकर राशि एवं मकर लग्न वालों की बात करेंगे। वीडियो के शुरुआत में ही मैं बता दूं कि आप लोग मेरे प्रेडिक्शंस को अपनी राशि एवं लग्न दोनों से देखिए। जब भी लंबे समय का प्रेडिक्शंस देखते हैं और वो भी 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स के अनुसार, तो राशि एवं लग्न दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और मैं अपने वीडियोज़ में दोनों का समावेश करता हूँ। और शुरू में ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूँ कि मेरे वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 2026 कैसा होगा जब पूरे वर्ष की बात हम लोग करते हैं, तो 4 जो महत्वपूर्ण स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, गुरु, शनि, राहु एवं केतु, इनको देखना बहुत आवश्यक होता है। आज के वीडियो में मैंने मंगल को भी काउंट किया है क्योंकि इस वर्ष मंगल भी कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावे मैं कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स भी आप लोगों को बताऊंगा, कुछ रेमेडीज भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं देवगुरु बृहस्पति से। देवगुरु बृहस्पति की यदि बात करें तो इस वर्ष वो आपके 3 राशियों से होकर गुजरेंगे। वर्ष के शुरुआत में पहले 5 महीनों में जुपिटर आपके 6th हाउस में होंगे। जुपिटर आपके लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है, 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। 12th और 3rd हाउस का लॉर्ड जब 6th में हो तो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, और जुपिटर के लिए वैसे भी 6th हाउस बहुत अच्छा हाउस नहीं होता है, चाहे राशि कोई भी हो। 12th हाउस के लॉर्ड जब 6th में जाएंगे तो उनका सबसे पहला मैसेज है कि अपने हेल्थ पर ध्यान दो। और मैं हमेशा से कहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति कभी कभी उनका कुछ हाउसेस से ट्रांजिट ऐसा होता है कि वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। आखिर वो गुरु हैं, सिखाना उनका काम भी है, और 6th हाउस एक वैसा ही हाउस है। तो सबसे पहला सबक जो सीखना है, जिस चीज पर पहले ध्यान देना है, वो आपका हेल्थ है। जुपिटर जब 6th हाउस में होंगे तो क्या समस्याएं हो सकती है? जुपिटर हमारे शरीर में फैट के कारक है। जुपिटर हमारे शरीर में लिवर के कारक है। तो बॉडी में फैट अक्यूमुलेशन बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, आलस्य बढ़ सकता है, कोलेस्टेरॉल बढ़ सकता है, लिवर यानी कि जॉन्डिस जैसी समस्याएं हो सकती है, लिवर संबंधित और दूसरी समस्याएं भी हो सकती है। 6th हाउस डाइजेशन का भी होता है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं। 6th हाउस लोअर इंटेस्टाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा चीज, 6th हाउस हमारे रोजमर्रा का जीवन, डेली रूटीन का होता है। जुपिटर जब 6th में रहेंगे तो आप देखिएगा काम करने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, आपका रूटीन थोड़ा खराब हो सकता है, हैफर्ड हो जाएगा लाइफ। कब खाना है, कब सोना है, कब काम करना है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपका रूटीन खराब होगा। इसके वजह से आपका एक्सरसाइज अफेक्टेड होगा, इसके वजह से आपका स्लीप अफेक्टेड होगा। 12th हाउस के लॉर्ड हैं जुपिटर, इसका भी प्रभाव आपके काम पर भी पड़ेगा, आपके हेल्थ पर भी पड़ेगा। तो इन चीजों का बहुत ध्यान आपको रखना है। 3rd हाउस के लॉर्ड जुपिटर 6th में है। भाइयों के साथ, मित्रों के साथ परेशानी हो सकती है, नेबर्स के साथ परेशानी हो सकती है। तो 6th हाउस में जुपिटर है तो लोन लेने का प्रयास पहले 5 महीनों में मत कीजिएगा। डिस्प्यूट्स वाले जगहों से दूर रहिएगा। अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ जहां तक संभव हो बना कर रखिएगा। और रेमेडीज क्या करना चाहिए? सबसे पहला रेमेडी है रिलैक्स करना सीखिए। मिथुन राशि एक वायु प्रधान राशि है। 6th हाउस वैसे भी योगा को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस सेवा का हाउस है। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत काम करेगी, रिलैक्स करने में भी आपके बॉडी को रिलैक्स रखेगा, और ये एक रेमेडी भी है। योगा कीजिए, एक्सरसाइज को किसी भी कीमत पर मत छोड़िए, और समाज के लिए जो अच्छा है वैसा काम कीजिए, समाजोपयोगी कार्य कीजिए, सेवा कीजिए।
ये सब करेंगे तो 6th हाउस के जुपिटर ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। 2 जून को जुपिटर आ जाएँगे आपके 7th हाउस में और उच्च के होंगे। एक हंस योग का निर्माण होगा। यहाँ से आप देखिएगा इस वर्ष का पूरा डायनामिक्स आप लोगों के लिए चेंज हो जाएगा। 7th हाउस एक बहुत ही फ़ेवरेट पोज़ीशन है जुपिटर के लिए और आपका 7th हाउस तो उनकी उच्च की राशि है। 12 वर्षों के बाद 7th हाउस में आकर उच्च के हो रहे हैं। 7th हाउस क्या है? आपके आस-पास आप जिस समाज में रहते हैं वो समाज है। समाज में आपके रेपुटेशन को ये जुपिटर बढ़ाएँगे और जुपिटर यहाँ 30 अक्टूबर तक रहेंगे, 5 महीनों तक। आप कुछ चैरिटी वगैरह भी करेंगे और इसके वजह से भी समाज में आपका नाम अच्छा होगा। 7th हाउस बिज़नेस का है, 7th हाउस पार्टनरशिप्स का है। जो लोग बिज़नेस में हैं, उन लोग देखिएगा बहुत अच्छे डील्स, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के इस समय में मिल जाएँगे। ये जुपिटर के 7th में होने का कमाल है। 7th में बैठकर 11th को देखेंगे जुपिटर। आप कोई भी काम करते हैं, बिज़नेस में हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, फ्रीलांसर हैं, नौकरी करते हैं, नए अवसर भी मिलेंगे, बिज़नेस वाले अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर पाएँगे। अब जैसे मान लीजिए नए शहरों में ब्रांचेज़ खोलना है, दूसरे देशों तक अपनी पहुँच बढ़ानी है, ये जुपिटर आपकी मदद करेंगे। जॉब वालों को प्रमोशंस मिल सकता है, इंक्रीमेंट्स मिल सकता है, प्रोफ़ेशनल्स भी बहुत अच्छा करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स का आपको पूरा-पूरा लाभ मिलेगा। 7th हाउस में जुपिटर मतलब विदेश यात्राओं का भी योग बनेगा बहुत सारे लोगों के लिए। जब भी हम लोग विदेशों के बारे में देखना होता है, तो कुंडली में 7वें भाव को देखते हैं, 9th हाउस को देखते हैं और 12th हाउस को देखते हैं। जुपिटर तो हैं ही आपके 12th के लॉर्ड 7th में। 7th में जुपिटर व्यक्ति को रिचेज़ देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 7th हाउस मैंने कहा पार्टनरशिप का है। तो अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं और जो लोग विवाह करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त हो जाता है। और जुपिटर जब 7th में होते हैं उस समय में जब आपका विवाह होता है तो आपके जो पार्टनर जो आपके स्पाउस होते हैं वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, बहुत संस्कारी होते हैं और ऐसे विवाह से आपको लॉन्ग टर्म फायदे होते हैं। ससुराल पक्ष से आपको काफ़ी धन मिलता है। जुपिटर लग्न को भी देखेंगे, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ा देंगे। 3rd को देखेंगे, नया काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो जून से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय बहुत ही शानदार हो जाएगा आप लोगों के लिए। इस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए और उसके बाद क्या होगा 31 अक्टूबर को जो अतिचारी गुरु हैं, सिर्फ़ 5 महीने में ही कर्क को पार करके सिंह में पहुँच जाएँगे और वर्ष के अंतिम 2 महीने सिंह राशि में यानी कि आपके 8th हाउस में रहेंगे। 8th हाउस के जुपिटर अच्छे नहीं माने जाते। अगेन ये एक ऐसा फ़ेज़ होगा जब जुपिटर आपको बहुत कुछ सिखाएँगे और कैसे सिखाएँगे ऑब्स्टेकल्स खड़े करके सिखाएँगे। 8th के जुपिटर का फिर से वही मैसेज है, हेल्थ पर ध्यान दो। 8वें में बैठकर जुपिटर 12th को भी देख रहे हैं, 4th को भी देख रहे हैं। यदि 8th हाउस के जुपिटर को बैलेंस करना है, तो सबसे अच्छा रेमेडी है कि आप आध्यात्मिक रहिए और नहीं तो फिर 8th हाउस के जुपिटर कुछ परेशानियाँ भी देते हैं आपको। ये समय होगा अपने फाइनेंसेस पर एक दृष्टि डालने का। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। गुरु चाहेंगे कि जिस व्यवस्था को आपने बना रखा है उस व्यवस्था पर एक दृष्टि डालिए। ये एक इंट्रोस्पेक्शन का समय होगा। जुपिटर की दृष्टि 2nd पर होगी तो फाइनेंसेस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे तो वो आपका सेविंग्स है, आपका बैंक अकाउंट है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, सबको एक बार रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। 8th हाउस में गुरु यही सब करवाते हैं। तो दिस इज़ द टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने अंदर जाइए, मेडिटेशन कीजिए और चीज़ों को सेट राइट कीजिए। 4, 8, 12 का एक्सेस पूरे तरीके से एक्टिवेटेड है। जितना आध्यात्मिक रहेंगे वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर जुपिटर के हिसाब से आप देखिएगा तो 7 महीने बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बीच के जो 5 महीने हैं वो बहुत अच्छे होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स शनि का नंबर आता है। शनि आप लोगों के स्वामी हैं और तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। शनि के लिए सबसे अच्छा, सबसे फ़ेवरेबल पोज़ीशन।
सबसे अच्छा कहना तो शायद अतिशयोक्ति होगी, लेकिन 3, 6, 11 में शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। थर्ड हाउस में शनि है मतलब आपकी साढ़े साती खत्म हो चुकी है। 2025 में ही खत्म हुई है। तो वो राहत है। और अब वक्री होने के बाद जब मार्गी हुए हैं शनि, तो थर्ड हाउस के शनि का असल लाभ आपको देंगे। थर्ड हाउस में शनि नई चीज़ों की शुरुआत करवाते हैं, और ये नई चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। नया कोर्स हो सकता है, नई नौकरी हो सकती है, नया रिलेशनशिप हो सकता है। और इस समय के शुरू किए गए काम जो शनि करवाते हैं, वो लंबे समय तक आपको बेनिफिट देते हैं, आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। थर्ड हाउस के सैटर्न आपको इतना कॉम्पिटिटिव बना देते हैं, इतना काम करने का जुझारूपन आप में आ जाता है, फाइटिंग स्पिरिट आ जाता है कि सबसे पहले तो आप पुराने पेंडिंग कार्यों को पूरा करते हैं। जब साढ़े सात ही चल रहा था तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई होंगी। उन चीज़ों को आप पूरा करेंगे, और जो बिल्कुल स्टक फ़ील कर रहे थे, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी, थर्ड हाउस में सैटर्न आते ही ये सब चीज़ें फिर से वापस आती हैं आपके पास। जीवन जीने का नया नज़रिया, नए हुनर आप सीखते हैं, और इसके वजह से आप काफ़ी लाभ कमाते हैं। आमदनी में वृद्धि होती है, और इसके वजह से कुछ लोग नया घर भी खरीदेंगे, सुख-सुविधा के सामान जुटाएँगे। थर्ड हाउस में बैठे हुए सैटर्न आपको लंबी यात्राएँ भी देते हैं। काम के लिए अच्छा हो जाता है। हेल्थ में यदि कोई परेशानी थी, वो सुधर जाएगा। कोई केस मुकदमा, कोई विरोधी यदि अड़चन खड़ा कर रहा था, इन सभी चीज़ों को सॉल्व करेंगे सैटर्न। तो सबसे बढ़िया ट्रांज़िट यदि आप लोगों के लिए इस वर्ष में है, तो वो सैटर्न का ट्रांज़िट है। और वर्ष का जो बीच का 5 महीना है, जून से अक्टूबर, जब गुरु आपके 7th हाउस में उच्च के होंगे, ये बहुत ही शानदार है। और शनि फ्रेंड्स ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने दम पर देना जानते हैं। उनको किसी और प्लैनेट के साथ की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी प्लैनेट्स यदि खराब भी रहेंगे, लेकिन यदि सैटर्न बढ़िया स्थिति में है, तो फिर जो प्रॉमिस है आपके हॉरोस्कोप में वो आपको मिलेगा। तो शनि का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। इसके बाद राहु का नंबर आता है। राहु कहाँ है? आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस का राहु क्या करता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि राहु उल्टा घूमता है। यानी कि आपके लग्न से यदि देखिएगा या आपके चंद्रमा से देखिएगा, तो उल्टा घूमते हुए राहु अब अपने 12वें पोजीशन में आया है। टेक्निकली स्पीकिंग ऐसे तो राहु सेकंड हाउस में है, लेकिन अपने मूवमेंट के अनुसार राहु 12वें भाव में आया है आपके लिए। ये राहु बहुत कुछ बदलवाने का प्रयास करेगा। क्यों बदलवाने का प्रयास करेगा? क्योंकि ये एक तरीके से राहु अपना 18 वर्ष का साइकिल पूरा कर रहा है। इस वर्ष के अंत में जब ये आपके लग्न, आपकी राशि में जाएगा, तो एक नए साइकिल की शुरुआत होगी। सेकंड हाउस का राहु किन चीज़ों के लिए जाना जाता है? तामसिक भोजन, खान-पान खराब कर देता है। व्यसन करने लगते हैं, शराब, गुटखा, फाइनेंसेस में रिस्क लेने की प्रवृत्ति देता है, जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति देता है, आपके स्पीच को खराब करता है। सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु फैमिली वैल्यूज से आपको दूर ले जाता है, फैमिली से दूर ले जाता है। तो ये राहु चाहेगा कि अब देखिए 6 दिसंबर को राहु का परिवर्तन हो जाएगा, आपके लग्न में आ जाएगा। तो इन 11 महीनों में आप लोगों को चाहिए कि ये जो बुरी बातें मैंने बताई हैं, इनको आप छोड़िए। अनावश्यक चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकालिए, ताकि राहु एक फ्रेश साइकिल जब शुरू करे, तो राहु वैसे ही नेगेटिव प्लैनेट है, नेगेटिविटी का अंश आपके व्यक्तित्व में ना हो। इस बात को नहीं एंश्योर कीजिएगा, तो वही पुराना ढर्रा चलता रहेगा। राहु लग्न में जाएँगे, उसके बाद आपके 12th में जाएँगे, इन 3 वर्षों में ही बहुत परेशान कर देंगे। तो ये 11 महीना जो है, इसको सकारात्मक रूप से यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपना स्पीच अच्छा रखें, खान-पान अच्छा रखें, किसी टू गुड टू बी ट्रू स्कीम का हिस्सा नहीं बने। सेकंड हाउस में जब राहु आते हैं और जल्दी धन कमाने की भूख आती है व्यक्ति में, तो कई बार ऐसा व्यक्ति फ्रॉड के चक्कर में फँस जाता है। किसी ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट कर देता है जहाँ वो फँस जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद केतु की बात करें, तो केतु आप लोगों के लिए 8th हाउस में है। ना तो राहु सेकंड में अच्छे,
न ही केतु 8th में अच्छे। 8th का केतु क्या करता है? सबसे पहले तो प्राइवेट पार्ट्स में आपको परेशानी दे देता है। छोटे-मोटे सर्जरी हो सकते हैं। 8th हाउस का केतु कई बार, यदि केतु के सात्विक गुणों को आपने अ, नहीं बाहर लाया, 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। तो यदि स्पिरिचुअल रहिएगा तब तो 8th हाउस का केतु ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, और नहीं तो फिर हेल्थ इश्यूज़ दे देगा, फाइनेंशियल लॉसेस दे देगा। कैसे हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस? राहु सेकंड में है, आप रिस्क ले लीजिएगा, शेयर मार्केट में उल्टा-सीधा जगह इन्वेस्ट कर दीजिएगा, धन की हानि होगी। केतु जब 8th में होते हैं तो आपके भाई-बहनों के लिए भी अच्छा नहीं होता है और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। रेमेडी क्या है? 8th हाउस में केतु है, मेडिटेशन एकदम मस्ट है। भगवान गणेश की पूजा करनी ही करनी चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए, गरीबों में कंबल का वितरण कीजिए। ये सब करेंगे तो केतु आपके ठीक रहेंगे। राहु सेकंड हाउस में, राहु का भी रेमेडीज आप लोगों को बता दूं, माँ दुर्गा की पूजा करते रहिए, और सेकंड हाउस में राहु हैं तो कुल देवी की पूजा कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब दूसरे सेंसिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। वर्ष के शुरुआत में 1 से 16 जनवरी तक मंगल आप लोगों के लिए 12th हाउस में रहेंगे। ये समय थोड़ी सी सावधानी का होगा। मंगल के साथ और भी प्लैनेट्स होंगे। इसके बाद 17 फरवरी को आप लोगों के सेकंड हाउस में एक बड़ा सूर्य ग्रहण लगेगा। ये समय बहुत ध्यान देने का होगा। अपने फाइनेंसेस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्रहण के आसपास कहीं भी इन्वेस्ट वगैरह मत कीजिएगा, फाइनेंशियल रिस्क वगैरह मत लीजिएगा, और अपने तथा परिवार के हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। 22 फरवरी से आपके सेकंड हाउस में अंगारक योग भी बनेगा। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 1.5 महीने तक मैं तो कहूँगा फाइनेंशियल रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहिए। और इसी बीच में 3 मार्च को आपके 8th हाउस में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ग्रहण के 7 दिन पहले, 7 दिन के बाद तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, फाइनेंसेस में रिस्क नहीं लेना है, मन को जितना शांत रखेंगे और आध्यात्मिक रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, 18 सितंबर को मंगल आपके 7th हाउस में आएंगे और बहुत लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। हालांकि उस समय में गुरु भी इनके साथ होंगे, लेकिन फिर भी 7th का मंगल आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट तो है नहीं, तो उस समय में भी थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। तो ये कुल मिलाकर एक खाका है मकर राशि या मकर लग्न वालों के लिए 2026 कैसा होगा। मैंने बहुत सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को यदि करते रहिएगा तो ठीक रहिएगा। ऐसे यदि देखिएगा तो शनि के हिसाब से ये वर्ष बहुत अच्छा है। जुपिटर भी वर्ष के 5 महीने तक बहुत अच्छे परिणाम देंगे। राहु सेकंड में है, लेकिन राहु पर लगभग 7 महीनों तक जुपिटर की दृष्टि रहेगी, इसलिए राहु बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये वर्ष अच्छा माना जाएगा, बुरा तो नहीं है, अच्छा वर्ष है आप लोगों के लिए। रेमेडीज़ करते रहिए, जो पीरियड्स के बारे में आपको मैंने बताया उस समय थोड़ा सावधानी रखिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो लॉजिकल लगा होगा, डिटेल्ड लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बना कर रखिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।